मेरे साथ आज डिसेबल खातून मौजूद हैं जिन्होंने प्यार मोहब्बत की शादी तो की लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी। उस शादी ना कामयाब होने की भयानक वजह क्या थी? अगर मैं सबसे शेयर करूं तो मेरे ख्याल में कि शायद आप लोग शायद उसको ढूंढो कि शायद उसको और नहीं जीना चाहिए ना। जैसे अभी हम फिर बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हुए तो मुझे कहते मैंने कहा जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना साथ वाले, उनमें से ना एक आदमी ना गुर्दे चोरी का काम करता है। और मैंने एकदम में ना मजाक में बोला, मैं कहा इस बार कहीं मेरा गुर्दा चोरी तो नहीं होगा। तो मुझे कहते नहीं मैं ऐसा क्यों करेंगे। मैं कहा पता नहीं इस बार मुझे डर लग रहा है। हवा की बेटी के साथ जुल्म की एक और दास्तां, ना ज़मीन फटी ना आसमां गिरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ TV के साथ मैं हूँ इकरा आबिद। मैं हैरान हूँ अपने मुआशरे पे कि हमारा मुआशरा कहाँ को जा रहा है। कहाँ है वो इंसान जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिस्ट की बात करते हैं। मेरे साथ आज डिसेबल खातून मौजूद हैं जिन्होंने प्यार मोहब्बत की शादी तो की लेकिन वो शादी कामयाब ना हो सकी। उस शादी ना कामयाब होने की भयानक वजह क्या थी, हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट ये जानना चाह रही हूँ कि कब मोहब्बत हुई, कैसे मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई, शादी के बाद इस्लामाबाद तक कैसे पहुँची, वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया? कहते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, बस प्यार हुआ पता ही नहीं चला। शायद डिसेबिलिटी में ये लगता था जस्ट ये बंदा है, इसके बाद शायद दुनिया ख़त्म है। वो कहते हैं ना आंखों देखा जहर खाया, फिर उसको फिर बर्दाश्त भी किया। और बस 2012 में शादी हुई थी मेरी और 2013 में मैं उनसे सेपरेट भी हो गई और 10 मंथ एंड 10 डेज़ उनके साथ में रही थी। और बस फिर उसी के दौरान कुछ वक्त उनके साथ अच्छा भी गुज़रा, पर बाकी का जो वक्त उनके साथ गुज़रा वो काबिल बर्दाश्त नहीं। अगर मैं सबसे शेयर करूं तो मेरे ख्याल में कि शायद आप लोग शायद उसको ढूंढो कि शायद उसको और नहीं जीना चाहिए ना। मुझे ये बोला गया था कि डेफिनेटली वो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला था कि मैं ना आपको इस्लामाबाद लेके जाऊंगा और वहाँ से आपका ट्रीटमेंट होगा। अब मैं उसको ना तो नहीं कर सकती थी, फिर मुझे इनके साथ जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ गई और कुछ डेज़ उन्होंने मुझे ज़रूर हॉस्पिटल में 1-2 बार लेके गए हैं और आपको यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, इलाज के लिए लेके आए? इलाज के लिए लेके, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर हम कुछ डेज़ के बाद वहाँ से वापस आ गए, वहाँ से उन्होंने जो मेडिसिन थी वो लेके वापस आ गए। अब इन्होंने मुझे बोला कि जब हमने दोबारा जाना है तब आपका ट्रीटमेंट होगा। ओके। और सेम मैं ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो रही हूँ और मुझे बोल रहे हैं कि साथ ना वहाँ पे ना मेरे फ्रेंड है, उनके बेटे की शादी है, हमने वहाँ शादी पे भी जाना है। अब मैं अपने ट्रीटमेंट की और शादी की दोनों की तैयारियाँ कर रही हूँ और तैयारी कर रही हूँ और दिल में पता नहीं क्या अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। और मैं उन्हें फिर भी एक ही ज़िद पे हूँ, मैंने सिस्टर को साथ लेके जाना, मदर को साथ लेके जाना। सिस्टर को तो कॉल की, उन्हें रेडी करवाया कि शादी एंजॉय करेंगे, नेक्स्ट डे फिर ट्रीटमेंट और जितने दिन आप मेरे साथ रहिएगा। उन्होंने जी ओके किया। उधर ट्रेन का जाने का टाइम हमारा और इधर हम एक ही ज़िद पे हूँ मैं अभी भी कि मेरी मदर मेरे साथ जाए। और वो जब भी मैं अपनी मदर को कहती थी जाने के लिए, मेरे हस्बैंड एक ही नहीं, ये बाद में आ जाएंगी, बाद में आ जाएंगी। ये उधर पहुँचे हैं, स्टेशन पे पहुँचे हैं, क्योंकि मुझे था कि जस्ट हमारी फैमिली जा रही है। जब स्टेशन पे पहुँचे वहाँ भी 3-4 और लोग थे, मुझे उनमें से किसी का कोई नहीं पता वो कौन थे। आपके हस्बैंड के लोग थे? जी बिल्कुल, उन्हीं के साथ थे और मुझे नहीं। जब हम ट्रेन में बैठे हैं तब इन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ ना कुछ और लोग भी जा रहे हैं बस। और फिर मुझे कहते हैं हमारे साथ ना एक मैडम भी जा रही हैं, एक लेडी भी जा रही हैं। और वो लेडी सामने मेरे आट के, जैसे हम फेस टू फेस बैठे हैं, वो मेरे सामने आके अब वो बैठ के और मुझे सिर्फ घूर रही है और जस्ट अपने फ़ोन पे मैसेजेस कर रही है, टाइप कर रही है। बहरहाल करते कराते हम पहुंच गए, 6 बजे हम इस्लामाबाद पहुंच गए। बिल्कुल सही। अब मुझे नहीं था पता कि जिस होटल में हमने रहना है वो जो और भी इधर से मेल या लोग जा रहे हैं उसी होटल में उन्होंने भी स्टे करना है। आए तो मुझे कहते एनु काका। मैं कहा जी, वो जिस डॉक्टर को हमने चेक करवाना था ना वो डॉक्टर इधर ही मिल गए हमें। मैंने कहा इधर किधर मिल गए हैं? होटल में। उन्होंने कहा हाँ जी ये साथ वाले रूम में ना वो बैठे हुए हैं, तो वो ना आपको देखने के लिए इधर ही आ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल तैयार थी, मैंने कहा मैं बीमार लग नहीं रही,
तो मॉर्निंग में चले जाएंगे ना डायरेक्ट। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जल्दी जल्दी बस ना अपना दुपट्टा लेके ना बेड पे लेट जाओ। अब मुझे बेड पे लेटा दिया गया और सेम दरवाज़ा नॉक हुआ। डॉक्टर जी सामने आके खड़े हो के अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सेम उन्होंने भी सर से पाँव तक मुझे देखा और उसके बाद वो नहीं, उससे पहले जैसे ही डॉक्टर ने आना था उन्होंने मेरी मदर को वॉशरूम में भेज दिया गया। अच्छा। कि ताकि रूम में सिर्फ जस्ट मैं ही हूँ। ओके। और उसी पैरों पे वो वापस चले गए हैं। मतलब चेकअप हो गया? हाँ, जैसे वो लेडी आई थी और जैसे ये सेम। और मुझे कतई आइडिया नहीं था कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वे तो मुझे कहते, मैंने कहा जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना साथ वाले, उनमें से ना एक आदमी ना गुर्दे चोरी का काम करता है। और मैंने एकदम में ना मजाक में बोला, मैं कहा इस बार कहीं मेरा गुर्दा चोरी तो नहीं होगा। तो मुझे कहते नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करेंगे। मैं क्या पता नहीं, इस बार मुझे डर लग रहा है। वो शायद अब कहते ना सिक्स सेंस आपकी वो काम कर, हाँ सेम ऐसे ही हो रहा था। अब मैंने कहा मैं मुझे डर लग रहा है कि जैसे ना इस बार ना मेरे साथ कुछ होने वाला है। उन्होंने फिर मेरी बात को वो चेंज किया और मुझे कहते हैं अब ना हमने ना एक और रूम वो ले लिया, तो अभी हम ना रात उधर और मामा वगैरह को इस रूम में ना इजाज़त दे के ना अब हम सोने के लिए जाते हैं। सेम वहाँ गई और वहाँ जी जो एक बाबा जी थे वो भी हमारे रूम में थे। अच्छा, उनके साथ उन्होंने रूम ले लिया? हाँ जी, एक और नहीं, एक और उनका तो फ्रेंड्स का तो एक रूम था, वो हमारे साथ वाला एक जो सामने वाला एक और लिया। लेकिन उसमें ऑलरेडी बाबा जी थे। हाँ जी। अब मैंने उनसे जाके फिर ये बात की, मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ नहीं रह सकते और मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ जाकर आपके साथ उस रूम में रहूँ। अब मेरे को मुझे वापस उस रूम में जाना है, मुझे जाने ना दें। फिर मुझे उस रूम में रात गुजारनी पड़ी। फिर मैंने बताया ना कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठे, मैं जल्दी से फिर उस रूम में चली गई। उस रूम में गई तो फिर मेरे हस्बैंड की मामा जी वो ना एनू के ना मैं टेस्ट करवाने के लिए इसको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैंने कहा आज तो बारात पे हमने जाना था। उन्होंने कहा फिर चले जाएंगे, जब दोबारा आएंगे ना फिर इनसे मिल लेंगे। मतलब वो सब झूठ था। और हम आए, उधर ही रूम में बैठे हुए हैं, नाश्ता वगैरह किया है, तो एकदम ही कहते मैं ना एनी को ना मुझे लाहौर लेके मैं जा रहा हूँ, वापस लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, आप लोग इधर रहिएगा। अम्मी को कहते हम ना मकसूद हॉस्पिटल यानी कि कुछ टेस्ट करवाने हैं, तो मैं वो करवा के लेके इसको वापस आ रहा हूँ। मामा ने एकदम में बोला कि मेरे टेस्ट क्यों करवाने हैं। मामा ने कहा सारी फाइल हर चीज़ हमारे पास है, अगर कुछ न्यू टेस्ट करवाने थे। एकदम में बाजी बोली हाँ जी, मैं मेरे जो जिनकी तरफ मैं गई ना, मेरे देवर भी इधर ही काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो हम वो दोबारा करवा लेते हैं जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। बट जनाब साहब ने फिर चुप कर गए कि जब हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स यहाँ न्यू हो सकती हैं तो वहाँ जाने की क्या इमरजेंसी है। फिर इन्होंने कहा कि मैं और एनीना लाहौर जा रहे हैं, डॉक्टर के पास ज़रूरी है वहाँ ना, पर इन्होंने फिर भी एग्री करा लिया मामा को। ठीक है। फिर मामा ने कहा कि आप दोनों ही जा रहे, मैं साथ जा रही हूँ। बिल्कुल सही। अब मामा को भी शायद कुछ ना कुछ फील होने लग गया ना। इतने में मैं दूसरे रूम से जो हमारे पास रात को था ना, मैं उस रूम से वापस आ रही हूँ, तो वही जो डॉक्टर जी मेरे पास से गुजर के साथ वाले रूम में गए हैं। तो मैंने अंदर आके बोला, मैंने कहा वो डॉक्टर जी तो वो आए हैं इस रूम में, फिर गए हैं आपके दोस्तों के रूम में। तो मेरी मम्मा ने कहा ये कौन सा डॉक्टर जो दरवाजे नॉक कर करके कहता है मरीज चेक करा लो। जब डॉक्टर को दोबारा हमने देखा ना, उसके बाद फिर हमारा ब्रेन फिर यहाँ से फिर यहाँ हो गया। शुरू हुआ। हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मामा ने कहा कि ठीक है हम लाहौर जा रहे हैं, उसको यही बोला हमने। अब मामा ने लाहौर फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया, कभी किससे बात कभी किससे बात। फिर उन्होंने मकसूद हॉस्पिटल के बारे में सारी डिटेल्स पूछी। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ और ही सूरत हाल हमारे सामने आई। क्या था वहाँ पे? वहाँ था कि वहाँ किडनीज चोरी होती हैं और गुर्दे चोरी होते हैं। तो वो आपके भी लाइक, हाँ जी, मुझे इस वजह से लेके जाया जा रहा था। इस बात पे मामा ने ये सुन के एकदम में जैसे आप चुप करके बैठ गई, मामा मेरी चुप करके बैठ गई। अब ना हम उसके साथ डिस्कस कुछ ना करें। ये हमारे रूम में आ रहा है, कभी उसके रूम में जा रहा है, कभी हमारे रूम में कभी उसके रूम में। और ना 2-2:30 बजे सिस्टर सेम अपनी ससुराल चली गई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी जो मासू लिखती हैं वो और मामा हम रूम में बैठे हैं। तो मुझे कहते हैं कि ना 5 बजे ना इन्होंने ना जो बाबा जी हैं ना, जो लाहौर से कुछ गेस्ट आए हैं, ये लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा। मैं बस इन्हें ये स्टॉप तक छोड़ के आ रहा हूँ। ओके किया।
अब स्टॉप भी बिल्कुल पास ही है, इतना दूर नहीं था कि हम ऊपर से अपनी खिड़की से खड़े होकर यानी कि विंडो से खड़े होकर बाहर देख सकते हैं, इतनी दूर था स्टॉप। ओके। और जनाब साहब 5 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, अभी तक कोई उनका पता ही नहीं है। इतने में सिस्टर वापस आ गई हैं और मैं उन्हें कह रही हूँ, सिस्टर को और मामू जी जो उनके ससुर छोड़ने आए, तो उन्हें मैं कह रही हूँ कि ना हस्बैंड मेरे नहीं आए, अगर आए तो मुझे नहीं पता, तो उनका नंबर भी बन जा रहा, क्यों ना हम सामने वाले रूम में एक बार चेक कर लें, कि हो सकता है वो आगे हों तो उनके पास बैठे हों। तो उन्होंने कहा ओके। छोटी की मैंने उंगली पकड़ी, वो मेरे साथ साथ, बाजी आगे आगे, मतलब मामू जी हम आगे गए हैं। मामू जी ने या सिस्टर ने दरवाज़ा नॉक किया, और जब दरवाज़ा नॉक किया तो मैं आगे होके देखने लगी, क्योंकि बाकी को तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो उन्हें 2-3 दिन से देख रही थी ना। तो उन्होंने कहा कि आप आगे हो जाओ। आगे हुई हूँ, देखा वो डॉक्टर साहब ने निक्कर पहनी हुई है, बनैन पहनी है, और वो बेड पे लेटे हुए हैं, और एक साइड पे 4-5 लड़के ताश खेल रहे हैं, एक साइड पे 2-4 लड़के वो स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब वो रूम कुछ अजीब सा ही वो फील हो रहा था। और मैंने एकदम वहाँ कोई रिएक्ट नहीं किया, जस्ट अपने हस्बैंड का पूछते साथ हम वापस अपने रूम में आ गए। और जैसे मैं उधर से पूछ के आई तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड का नंबर होना चाहिए। सेम उसी टाइम जैसे मैं रूम से आई, मेरे हस्बैंड की कॉल मुझे आ गई। हाँ जी, उन्होंने कहा किधर? मैं कहा जस्ट आपका वेट कर रही हूँ, आप किधर? ये बस में आया। मैंने कहा ओके। तब तक फिर मैं मामू को बता चुकी थी, ये वही डॉक्टर जो 2 दिन से मेरे पास मुझे चेक करने के लिए गया। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने फिर पुलिस बुला ली, मामू जी ने, उधर मीडिया आ गई, पुलिस आ गई, उन्होंने मेरे बयान लिए। मेरे बयान लेने के बाद फिर हम उस रूम में गए हैं। तब तक वो डॉक्टर वहीं के वहीं थे, मतलब जो भी थे, भागे नहीं थे? नहीं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि शायद हम भी ये कुछ कर सकते हैं। सही। तो जब हम उस रूम में गए हैं, दरवाज़ा नॉक किया है, और सेम वही वैसे लेटे हुए थे। तो मैंने जाके जो पुलिस वाले थे, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा हाँ जी ये डॉक्टर हैं। जब उन्हें उठाया पकड़ा तो उन्होंने कहा सॉरी जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो वो काम करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ। जैसे लग रहा है मैं कोई वो क्राइम पेट्रोल और वो जो होता है ना इंडियन सीरीज, वो देख रही हूँ सीरियसली बस। और वो डॉक्टर भी, मतलब वो डॉक्टर नहीं था, सेम। फिर वो डॉक्टर पकड़ा गया, एक शायद और था उधर कोई, उनको पकड़ा। फिर हम थाने में अब सेम उधर चले। हस्बैंड दोबारा आए नहीं? कोई आइडिया नहीं वो भी किधर है, नहीं उन्हें पता भी नहीं है कि ये शायद वाकई डेफिनेटली हो सकता है उन्होंने बताया हो। अभी तक कोई पता नहीं, उस दिन से गायब हुए हुए। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि एक माजूर लड़की को भी अगर कोई नहीं छोड़ रहा, तो आजकल जो बिल्कुल सही लोग हैं उनका फिर क्या हाल होना है। लाइक एक माजूर लड़की पे भी आप इतना जुल्म कर सकते हो? इंसान हो, दिमाग कहाँ है, क्या क्या चीज़ हो, बस मैं यही कहूँगी इंसानियत ख़त्म हो गई है हम लोगों में। मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो डिसेबिलिटी है ये बाय बर्थ है या लाइक कोई वाक़या पेश आया जिसकी वजह से ये हुई? नहीं, बाय बर्थ मैं नॉर्मल पर्सन की तरह ही थी। मैं मैट्रिक में थी जब मेरी डिसेबिलिटी में मुझे मतलब डिसेबल हुई। हाँ, घर पे मैं गिरती हूँ, मुझे पता कोई हंसने वाला नहीं, अगर बाहर जाऊँगी तो लोग हंसते हैं, गिर जाओ तो। कैसे टैकल करती हैं इस चीज़ को? अब टैकल करना आ गया, पहले नहीं फेस कर सकती थी, लेकिन अब मैं पूछ लेती हूँ कोई प्रॉब्लम है। हम भी इंसान, हम भी बाहर आए हैं, हमें भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का। बिल्कुल। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मामा मुझे ना कुछ NGOs में लेके गई, विज़िट करवाया, और वहाँ मैंने देखा मैं बहुतों से बेहतर हूँ। 2007 में मुझे टाइफाइड बुखार के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फिर उसके बाद फिर 2007 में मुझे याद, मैं हॉस्पिटल दोनों पैरों पे चल के गई थी। उसके बाद जब मैं घर आई थी तो घर वाले उठा कर लेकर आए थे यहाँ व्हील चेयर पे, मैं चल नहीं सकती थी। 1 वीक के अंदर मुझे टाइफाइड वो कैसे बिगड़ गया, डॉक्टर्स डायग्नोज ना कर सके। उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी कराची से, जब तक रिपोर्ट्स आई तब तक मैं दोनों पैरों से पैरालाइज हो चुकी थी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी को कभी भी किसी का मोहताज ना करे। लाइक जो डिसेबल लोग होते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एनी अब नीचे आ रही हैं, वो कितनी मुश्किल से आ रही हैं, आप लोग खुद देखें। मैं तो मना कर रही थी लेकिन वो सी ऑफ करने के लिए हमें खुद नीचे आ रहे हैं, तो आप देखें कि वो कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं सिर्फ हमें सीढ़ियों से नीचे लाने तक। तो उनका ये डेली आना जाना और फिर फाउंडेशंस में जाना और काम करना, पहले आप देख लें। उतरते हुए मैं सामने नहीं देख सकती, डर लगता गिरने का। दोनों पैरों में पावर नहीं है और कभी पता नहीं चलता कब किस वक्त मूव करो और मैं नीचे गिर जाती हूँ। तो इस वजह से
अपने घर की हद तक, अगर कहीं ज़्यादा दूर जाना मैं बताए व्हील चेयर, नहीं तो ये सीढ़ियाँ मूव कर लेती हूँ इजीली। उतरना इजी लगता है, चढ़ना मुश्किल लगता है मुझे। मुझसे मिलने तक ना पसीने निकाल दिए MYK ने। थैंक यू सो मच। और एंड पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो डिसेबल लोग हैं, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देंगी उनको? डिसेबिलिटी कोई भी क्यों ना हो, मतलब अभी हमने देखा है कि तरह तरह की डिसेबिलिटी हैं, लेकिन सबसे पहले आपका अपना ब्रेन वॉश करना ज़रूरी है। आपका ब्रेन ओके है ना, समझे कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं, डिसेबिलिटी नहीं है, फिर आप लोगों को मूव कर सकोगे। अगर डिसेबिलिटी को सोचते रहोगे अगर डिसेबिलिटी है मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप लोगों को मूव नहीं कर सकते, उसको उनको फेस नहीं कर सकते आप। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अपने ब्रेन को वॉश करना ज़रूरी है। कुछ दिन के बाद अपने से ऊपर को नहीं, अपने से नीचे को देखेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में समझेंगे ये कि मैं बहुतों से बेहतर हूँ। बिल्कुल बस यानी कि मोहताजी जो होती है वो जिस्म से नहीं होती, ज़हन से होती है। ज़हन से होती अगर है। आप अपने जहन को मजबूत बना लेते हैं तो कोई भी मोहताजी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो हमारे पास नहीं है उसको ना देखें, जो है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुतों से बेहतर रखा हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।